कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। इस आयत में बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र हो रहा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम समूद के मर्दों के साथ ही इंटीमेट होने लग गए थे। अल्लाह ताला ने कुरान में इसे शहवत यानी लस कहा है। लस का मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, जैसे सेक्स या मास्टरबेट या पॉर्न। लस या शहवत की खास बात यह है कि हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लेकिन साइंस या स्टडीज़ का कहना है कि होमोसेक्सुअलिटी लस्ट नहीं है, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ लव। बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। रिसर्चिस ये भी क्लेम करती हैं कि आप होमोसेक्सुअल होना चूज़ नहीं करते। कुछ रिसर्चिस का कहना है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इम्यून होती है और हम होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में यह भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट सब जानवर होमोसेक्सुअलिटी परफॉर्म करते हैं। बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। कुछ स्टडीज़ क्लेम करती हैं कि होमोसेक्सुअल्स जैसा कि गेज या लेस्बियंस पैदा होते हैं, इंसान माँ के पेट से होमोसेक्सुअल बनकर पैदा होता है। और कुछ रिसर्चिस क्लेम करती हैं कि होमोसेक्सुअल्स और हेटेरोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर और एनाटॉमी में फ़र्क होता है। अगर ये सब हकीकत है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला का कुरान में होमोसेक्सुअलिटी को शहवत कहना गलत है। क्या अल्लाह ताला को इल्म नहीं था कि इंसान का होमोसेक्सुअल होना उसके कंट्रोल या उसकी चॉइस से बियॉन्ड है? कुछ उल्मा इसका जवाब ऐसे देते हैं कि होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेम जेंडर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने में कोई गुनाह नहीं, अनटिल अनलेस आप फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म करें। अगर आप होमोसेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो गुनाह है। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर रिसर्च की जाए। क्या वाकई होमोसेक्सुअलिटी चॉइस नहीं है? क्या वाकई होमोसेक्सुअलिटी लस्ट से बढ़कर रोमांटिक फीलिंग्स हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या वाकई होमोसेक्सुअल्स जैसा कि गेज या लेस्बियंस पैदा होते हैं? तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैं फेक हर्मिट हूँ और आज की इस वीडियो में हम होमोसेक्सुअलिटी को उस पॉइंट तक डीप स्टडी करेंगे जब तक हम कुरान की इस आयत में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ शहवत को जस्टिफाई ना कर लें। सेक्सुअल ओरिएंटेशन। होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन को डीप स्टडी करने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है। स्टडीज़ के मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक पैटर्न है जिसके मुताबिक आप किसी की तरफ सेक्सुअली या रोमांटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर सिंप्लीफाई करूं तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन उस तर्ज का नाम है जिसके मुताबिक आप में जिनसी रुझान उभरता है, जैसा कि हेटेरोसेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें इंसान सिर्फ ऑपोजिट सेक्स की तरफ सेक्सुअली या रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है, या फिर होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें इंसान सिर्फ सेम सेक्स की तरफ सेक्सुअली या रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है, जैसा कि गेस या लेस्बियंस, या बाईसेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें इंसान दोनों सेक्स की तरफ सेक्सुअली या रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है। ये तीनों सेक्सुअल ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और पॉपुलर ओरिएंटेशंस हैं जिन पर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है। मैंने पैनसेक्सुअल ओरिएंटेशन या एसेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह का जिक्र इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशंस जितनी भी हैं ये एट द एंड होमोसेक्सुअलिटी या हेटेरोसेक्सुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करती हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर हम सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ओवरव्यू देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम फीलिंग्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। स्टडीज़ के मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा होती है, जैसा कि एक गे मर्द किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, जबकि सेक्सुअल अट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। सेक्सुअल अट्रैक्शन फ्लूइड होती है। अगर मज़ीद स्पेसिफिक हूँ तो सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी इंडिविजुअल की तरफ अट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेज़म के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है, जबकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी जेंडर या स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ सेक्सुअल अट्रैक्शन एक ब्रॉडर टर्म है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक स्पेसिफिक टर्म है। एटलीस्ट मेरा डीप एनालिसिस तो यही कहता है। डिफरेंस बेशक माइनर है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं। एक और मिलती जुलती टर्म है पैराफाइल्स या पैराफीलिया। पैराफीलिया किसी इंसान की इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर जो कि बियॉन्ड एक्सेप्टेंस हो, एटलीस्ट फॉर नाउ। इसकी सबसे पॉपुलर एग्जांपल है पीडीएफ फाइल। एक्चुअल टर्म आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती। बेसिकली पीडीएफ फाइल एक कंसेंट एडल्ट की एक नॉन कंसेंट और एक नाबालिग बच्चे की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन का नाम है।
कंसेंट मतलब ऐसा इंसान जो कि समझ पूछ रखता हो। इट इज़ फॉर श्योर अ क्राइम एंड अ मेंटल डिसऑर्डर। वेल, क्या आपको मालूम है कि होमोसेक्सुअलिटी को माजी में एक मेंटल डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता था अनटिल 1973। 1973 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर्स की लिस्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जबकि 1987 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने होमोसेक्सुअलिटी को DSM बुक्स के 3rd एडिशन से रिमूव कर दिया था। इसके बाद और भी मूवमेंट्स हुई, लेकिन इन कंक्लूजन होमोसेक्सुअलिटी मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकल चुकी थी और नेचुरल वेरिएशन ऑफ लव डिक्लेयर हो चुकी थी। मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। बेसिकली 1987 तक हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन के अलावा तमाम ओरिएंटेशंस मेंटल डिसऑर्डर कंसीडर होती थी, लेकिन 1987 के बाद बिसाइड हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशंस जैसा कि होमोसेक्सुअल, एसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन तमाम को भी नेचुरल वेरिएशन ऑफ लव डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ सवाल आता है, आखिर होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकालने की क्या वजह है। मैं ये जानने के लिए काफ़ी डेस्परेट हो चुका था। तो शॉर्ट में जानते हैं कि किसी एक्ट या प्रोसेस ऑफ थॉट को मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। डेविएंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस एंड डेंजर। होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ पहला क्राइटेरिया ही फिल करती है, डेविएंस का। डेविएंस का मतलब है फ़र्क होना या मुख्तलिफ होना। इन जनरल होमोसेक्सुअलिटी यूजुअल से मुख्तलिफ है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस मिलने की वजह से अगले दो क्राइटेरिया जो कि डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस हैं, होमोसेक्सुअलिटी इन पर पूरा नहीं उतरती। जबकि लास्ट क्राइटेरिया डेंजर है और होमोसेक्सुअलिटी इसे भी फुलफिल नहीं करती। एक होमोसेक्सुअल से किसको फिजिकल खतरा हो सकता है? मोरल और एथिकल आइडियोलॉजीज को फॉर श्योर खतरा है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं, होमोसेक्सुअलिटी साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को फिल नहीं करती, तो ऑब्वियसली रिसर्चर्स को इसे रिमूव करना था। एक्चुअली इट इज़ वे मोर देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वेल, होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर से रिमूव करने के पीछे गे ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी का प्रेशर भी था और कुछ हिला देने वाली डिस्कवरीज थी। इन डिस्कवरीज को मैं 2 चैप्टर्स में कैटेगराइज कर रहा हूँ। होमोसेक्सुअलिटी इन नेचर, बायोलॉजिकल थियोराइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी इन नेचर, ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है। स्टडीज़ के मुताबिक मैमल्स की 261 स्पीशीज़, जो कि नॉन मैमेलियन स्पीशीज़ का 4% है, या कलेक्टिवली 1500 से ज़्यादा ओवरऑल एनिमल स्पीशीज़ में होमोसेक्सुअल बिहेवियर या सेम सेक्स एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की जा चुकी हैं। जिराफ्स को गेस्ट एनिमल कहा जाता है। स्टडीज़ के मुताबिक जिराफ्स में ऑपोजिट सेक्स एक्टिविटी से ज़्यादा सेम सेक्स एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की गई हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक जिराफ्स में जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम लाइन्स की बात करें तो लाइन्स भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। समुद्री जानवर जैसा कि वेल्स भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। फीमेल डॉल्फिन्स को आपस में जेनिटल्स या शर्मगाहें रब करते हुए ऑब्जर्व किया जा चुका है। लेकिन एनिमल्स के केस में सेम सेक्स एक्टिविटीज़ की वजह होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं हो सकती। जिराफ्स एक्सक्लूसिवली होमोसेक्सुअल नहीं होते। ऑलमोस्ट सब जिराफ ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटीमेट होने की एटलीस्ट एक मरतबा कोशिश करते हैं, जबकि डोमिनेटिंग मेल जिराफ ही इसमें सक्सेसफुल होता है। जानवरों के केस में बाइसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अक्सर जानवरों के केस में क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग भी ऑब्जर्व की जा चुकी है। जेब्रॉइड्स, जो कि जेब्रा के घोड़े या गधे के साथ मेटिंग का रिजल्ट है। अगर कॉमन मिसाल दूं तो म्यूल्स या देसी ज़ुबान में खच्चर, जो कि गधे और घोड़े के दरमियान मेटिंग का रिजल्ट है। बाकी एग्जांपल्स वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल्स एनिमल्स की सेम फैमिलीज में रिकॉर्ड की गई हैं और हम सब ने कभी ना कभी 2 डिफरेंट स्पीशी के एनिमल्स को इंटीमेट होते हुए ज़रूर देखा है, जैसा कि कुत्ते और बिल्ली, या बंदर और बकरे, या सूअर और भेड़। मैं ऑब्वियसली वीडियोस नहीं दिखा सकता, बट आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। नेचर में होमोसेक्सुअलिटी को मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। जानवरों और इंसानों के ब्रेन स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों के प्रोसेस ऑफ थॉट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोई जानवर स्पेसिफिकली गे नहीं होता। जानवरों की सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा फ्लूइड होती है। फ्रॉम सेम सेक्स टू अ डिफरेंट स्पीशी इट वेरीज।
इंसान बेशक होमोसेक्सुअलिटी, रोमांटिक फीलिंग्स या अट्रैक्शन के चलते परफॉर्म करता है, लेकिन जानवर होमोसेक्सुअल एक्ट सोशल बॉन्ड बनाने के लिए या अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे क्लास का एक बुली लड़का अपनी ईगो के चलते क्लास के एक कमज़ोर लड़के को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। क्योंकि जानवरों के पास सोशल बॉन्डिंग या डोमिनेंस दिखाने के लिए पॉलिटिक्स में जाने का कोई ऑप्शन नहीं, तो वो एक्ट्स जैसा कि होमोसेक्सुअलिटी का सहारा लेते हैं। एक्चुअली यही तो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में फ़र्क है। हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर इस तमाम एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करूं तो जानवरों में सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसी चीज़ नहीं होती। इट इज़ अ ह्यूमन थिंग। अब यहाँ एक सर्टेन केस आता है डोमेस्टिक शीप्स का। डोमेस्टिक शीप्स डू हैव सेक्सुअल ओरिएंटेशन। रिसर्च के मुताबिक कुछ शीप्स स्पेसिफिकली गे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल रैम्स। मेल रैम्स और डोमेस्टिक शीप्स एक ही हैं, आपने बस कंफ्यूज नहीं होना। शीप्स में कंसिस्टेंट होमोसेक्सुअलिटी ऑब्जर्व की गई है। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक होमोसेक्सुअल रैम्स और हेट्रोसेक्सुअल रैम्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में भी फ़र्क होता है। इसे मैं बस कुछ देर में डिबंक करूँगा। अगर हम इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज भी कर दें तो क्या एक सर्टेन पीस ऑफ एक्शन का नेचर या जानवरों में होना ये साबित करता है कि ये एथिकल है। रेप्स या सेक्सुअल एब्यूजिंग या इंसेस्टिंग मतलब अपनी माँ बहन बेटी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये कैनिबलिज्म मतलब अपने ही स्पीशी का शिकार करना और उसे खाना, ये सब बिहेवियर्स भी जानवरों में ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। इन एक्शंस के नेचर में होने की वजह से इन एक्शंस को ऑब्वियस लेवरेज नहीं दी जा सकती। बायोलॉजिकल थियोराइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्रॉम वॉइस टू बिहेवियर, फ्रॉम साइकोलॉजी टू ब्रेन स्ट्रक्चर। होमोसेक्सुअल्स और हेट्रोसेक्सुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या इन डिफरेंसेस का वाकई कुछ इम्पैक्ट है या ये बस क्लिक बेट हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इन तमाम डिफरेंसेस को तफसील में एक्सप्लेन करूं ताकि शक की गुंजाइश ना रहे। तमाम ऑब्जर्व डिफरेंसेस को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने इन्हें दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। डिफरेंस इन अपीयरेंस जिसमें गे वॉइस, गे फेस और गे बिहेवियर वगैरह आ जाता है। डिफरेंस इन देयर ब्रेन स्ट्रक्चर जिसमें ब्रेन की जितने भी स्ट्रक्चर और एनाटॉमी में डिफरेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। अपीयरेंस रिसर्चेस के मुताबिक होमोसेक्सुअल के फेशियल फीचर में भी डिफरेंस होता है, जो कि इस आइडिया को मज़ीद हवा देता है कि होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं और होमोसेक्सुअलिटी चॉइस नहीं है बल्कि नेचुरल वेरिएशन ही है। कुछ स्टडीज़ या एक्टिविस्ट क्लेम करते हैं कि गेस के फेस ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं, गेस की जॉ लाइन बड़ी और राउंड होती है। कुछ स्टडीज़ ये क्लेम करती हैं कि गेस के वॉइस नोट्स में ज़्यादा हाई नोट्स होते हैं, जबकि 1999 की एक स्टडी के मुताबिक गेस के पीनस हेट्रोसेक्सुअल मेन से बड़े होते हैं। अपीयरेंस को लेकर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन सब में एक इशू है लिमिटेशन का। फेस जैसा कि फेशियल फीचर्स को लेकर सबसे मशहूर रिसर्च है शेप डिफरेंसेस बिटवीन फेसेस ऑफ होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल मैन, जिसमें दो स्टडीज़ कंडक्ट हुई। पहली स्टडी में तकरीबन 120 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया, 40 हेट्रोसेक्सुअल मैन, 40 होमोसेक्सुअल मैन और 40 एग्जामिन करने वाले लोग, जबकि दूसरी स्टडी में होमोसेक्सुअल्स और हेट्रोसेक्सुअल की तादाद 40 से कम होकर 33 हो गई। स्टडीज़ की फाइंडिंग यही थी कि होमोसेक्सुअल मैन के फेस चौड़े होते हैं और छोटे होते हैं, नाक छोटी होती है, जबड़े चौड़े और राउंड होते हैं, जबकि होमोसेक्सुअल मैन की चिन भी राउंड होती है। मज़ीद ये कि होमोसेक्सुअल्स की नोज़ और लिप्स के दरमियान डिस्टेंस हेट्रोसेक्सुअल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। यही सेम फाइंडिंग्स फेशियल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन बोथ मैन एंड वुमेन नामी रिसर्च की थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन इस स्टडी से हमें एक और चीज़ मालूम हुई। इस स्टडी ने फेशियल करैक्टरिस्टिक्स को 63 मैट्रिक्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसा कि नोज़ एक अलहदा मैट्रिक है, आईब्रोज एक अलहदा मैट्रिक है, चीक बोन एक अलहदा मैट्रिक है वगैरह वगैरह। इस स्टडी ने फाइंड आउट किया कि होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल मैन में 63 में से 11 फेशियल मैट्रिक्स में डिफरेंस है, और इन डिफरेंसेस में से 5 मैट्रिक इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेज हैव अ फेमिनाइन फेस, जबकि एक फेशियल मैट्रिक में डिफरेंस इस तरफ इशारा कर रहा था कि गेज हैव अ मोर मैस्कुलाइन फेस इन कंपैरिजन टू हेट्रोसेक्सुअल मैन।
जबकि होमोसेक्सुअल वुमेन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन के केस में 17 आउट ऑफ 63 मैट्रिक्स में डिफरेंस था। और इन डिफरेंसेस में से भी 10 मैट्रिक्स इस तरफ इशारा कर रहे थे कि लेस्बियंस हैव अ मोर मैस्कुलाइन फेस, जबकि 2 मैट्रिक्स में डिफरेंस इस तरफ इशारा कर रहा था कि लेस्बियंस हैव अ मोर फेमिनाइन फेस इन कंपैरिजन टू हेट्रोसेक्सुअल वुमेन। इस स्टडी ने यह भी फाइंड आउट किया कि इन बोथ गेज एंड लेस्बियंस 5 फेशियल मैट्रिक्स जिन्हें सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ एसोसिएट किया जाता था वो सेक्सुअल डिफरेंसेस के साथ रिलेटेड नहीं। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम रिसर्चेस में कुछ इश्यूज़ हैं। फेशियल करैक्टरिस्टिक्स को लेकर तमाम स्टडीज़ में टोटल होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल पार्टिसिपेंट्स सीजेक या वाइट अमेरिकन्स थे। सीजेक और वाइट अमेरिकन्स कलेक्टिवली कोकेशियंस कंसीडर होते हैं। और अगर हम एक एवरेज कोकेशियन की फेशियल डिस्क्रिप्शन को ऑब्जर्व करें तो इनमें 2 एक्सट्रीम हेड शेप्स आती हैं। लॉन्ग नैरो हेड शेप जिसे डोलिकोसिफेलिक हेड फॉर्म कहते हैं और शॉर्ट हेड शेप जिसे ब्रेकाइसिफेलिक हेड फॉर्म कहते हैं। अगर हम ब्रेकाइसिफेलिक हेड फॉर्म के फीचर्स को देखें तो गे फीचर्स पर एग्जैक्टली बैठते हैं। तो क्या सब एशियंस गे हैं? यहाँ एक और सवाल आता है इम्प्लीकेशन का। जैसा कि तमाम स्टडीज़ कोकेशियंस पर हुई है, क्या ये तमाम फाइंडिंग्स दूसरी रेसिस जैसा कि मोंगोलाइड्स, नेग्रॉइड्स या ऑस्ट्रोलाइड्स पर भी अप्लाई होती हैं? आई थिंक नहीं, क्योंकि बिसाइड कोकेशियंस बाकी तीनों रेसिस की डिस्क्रिप्शन स्पेशली ऑस्ट्रोलाइड्स के फेशियल फीचर्स भी गे फेशियल मैट्रिक्स पर पूरा उतरते हैं, जैसा कि शॉर्ट नोज, स्मॉल फेस, बिग जॉज, राउंड फेस। इसका मतलब ये हुआ कि सब ऑस्ट्रेलियंस होमोसेक्सुअल या गेज हैं। इन स्टडीज़ का सबसे बड़ा इशू अगेन क्रेडिबिलिटी है। ज़्यादातर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुई और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एक दूसरे की सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ऑलरेडी आइडिया होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एग्जामिनर के सामने जो सब्जेक्ट था, एग्जामिनर उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पहले से ही जानता था। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। जबकि चौथा और सबसे बड़ा इशू है रीजनिंग का। इनमें से कोई भी स्टडी हमें इस बात का क्लियरली जवाब नहीं देती कि क्या ये डिफरेंसेस होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन का रिजल्ट हैं या होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन का पार्ट। ये स्टडीज इन सवालों का जवाब भी नहीं देती कि क्या ये डिफरेंसेस वूम्ब में अकर होते हैं या प्यूबर्टी के दौरान। ये स्टडी ये ज़रूर सजेस्ट करती है कि प्यूबर्टी के दौरान हार्मोन्स का स्पाइक आपके फेशियल फीचर्स को सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुताबिक। लेकिन ये स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि शायद प्रीनेटल एंड्रोजन्स में इरेगुलरिटी की वजह से फेशियल फीचर्स में डाइमॉर्फिज्म आता है। डाइमॉर्फिज्म मतलब ऑपोजिट जेंडर्स के ट्रेट होना, क्योंकि कुछ नई स्टडीज़ के मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह माँ के पेट में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। मेरा ऐसा मानना है कि फेशियल फ्रेम जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आप फेशियल मैट्रिक्स को खुद भी शेप दे सकते हैं। आपके फेशियल फीचर्स इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ना कि आपकी जेनेटिक्स पर। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। आप बिफोर एंड आफ्टर दोनों पिक्स देख सकते हैं। आई एम यूजिंग हिज रील विदाउट हिज परमिशन। लेकिन अगर एक चीज़ पब्लिक है, एवरीवन कैन पास कमेंट्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे डाइट, वेट लिफ्टिंग और फेशियल एक्सरसाइज ने इसके फेमिनिन फेस को मैस्कुलाइन कर दिया। ही हैड अ परफेक्ट फेमिनिन गे फेस। इसने अपने फेशियल मैट्रिक्स को चेंज किया। आपके फेशियल मैट्रिक्स आप पर डिपेंड करते हैं कि आप खुद को कैसे दिखाना चाहते हैं। और भी केसेस हैं जैसा कि ब्यूइंग, आप स्क्रीन पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके फेशियल स्ट्रक्चर और फेशियल फीचर्स आपकी जेनेटिक्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन से ज़्यादा आपकी रूटीन, डाइट, एक्टिविटी और रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करते हैं। शायद एक गे या लेस्बियन के फेशियल फीचर्स में जो डिफरेंस हैं वो उनकी ओरिएंटेशन की बजाय उनके खुद को रिप्रेजेंट करने का पार्ट हो। फेशियल फीचर्स के रिलेटेड दूसरी सबसे मशहूर रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इस रिसर्च का मकसद ये जानना था कि क्या हम एआई की हेल्प से फेशियल फीचर्स एग्जामिन करके गेज या होमोसेक्सुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिजल्ट शॉकिंग थे।
मेल्स के केस में एआई की एक्यूरेसी 81% थी, जबकि फीमेल्स के केस में एआई की एक्यूरेसी 71% थी। लेकिन इस स्टडी में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। इस स्टडी में यूज़ किए जाने वाले एआई मॉडल को सिर्फ 14,000 होमोसेक्सुअल्स के फेस पर ट्रेन किया गया था। सब के सब 14,000 होमोसेक्सुअल्स वाइट अमेरिकन्स और कोकेशियंस थे, और इन तमाम 14,000 होमोसेक्सुअल्स की पिक्स को रैंडम डेटिंग वेबसाइट से उठाया गया था। हम सब जानते हैं कि हम अपनी वही पिक्स अपलोड करते हैं जो अच्छी लाइटिंग और अच्छी ड्रेसिंग में क्लिक हुई है, जबकि लाइटिंग कंडीशंस ड्रास्टिकली फेशियल मैट्रिक्स को बदल देती हैं। यहाँ इशू क्रेडिबिलिटी का है। इन तमाम रिसर्चेस का मकसद ये जानना था कि क्या हम फेशियल फीचर्स से किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर इज समहाउ यस, लेकिन हर स्टडी का क्लेम दूसरी स्टडीज़ के क्लेम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन तमाम क्लेम्स को बेंजामिन ने अपनी रिसर्च में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। आई सी गे पीपल गे डायरेबिलिटीज़ इन अ रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान बिलो चांस ही किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को फेशियल फीचर्स के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकता है। उसकी रिसर्च के मुताबिक प्रीवियस क्लेम्स जो कि दूसरी रिसर्चेस करती हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं। फेशियल डिफरेंसेस के केस को डीप स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपके फेशियल फीचर्स आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करते, और ना ही आप फेशियल फीचर्स की मदद से होमोसेक्सुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे मुताबिक ये डिफरेंसेस डिपेंड करते हैं आप पर कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप खुद को कैसे ग्रूम करते हैं। गे वॉइस, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि दो गे यूट्यूबर्स मिच और ग्रेग की स्टडी के मुताबिक गेस की वॉइस में पिच हाई होती है, जबकि स्ट्रेट्स या हेट्रोसेक्सुअल्स की वॉइस में पिच लो होती है। गेस को वॉवल प्रोनाउंस करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन दरकार होती है। गेस एस लेटर की साउंड कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं। आपने और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि गेस की वॉइस फेमिनाइन होती है। हम लोग इसे स्टीरियोटिपिकली हार्मोन्स के साथ रिलेट करते हैं कि शायद गेस में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनकी वॉइस फेमिनाइन होती है। लेकिन ये सब एक मिथ है। वॉइस और सेक्सुअलिटी का रिलेशन नेग्लिजिबल है, जैसा कि फिल्म मेकर डेविड की छोटी सी रिसर्च ने फाइंड आउट किया। डेविड की स्टडी सजेस्ट करती है कि गेस की वॉइस मैस्कुलाइन हो सकती है, जबकि हेट्रोसेक्सुअल मैन की वॉइस फेमिनाइन हो सकती है, जिसके पीछे की रीज़न उन्होंने बचपन में किसी फीमेल को आइडियलाइज करना दी है। एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस बिसाइड सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। अगर हम मिच और ग्रेग के क्लेम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की एक स्टडी के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स ने गेस और स्ट्रेट्स की वॉइस को मिसजज किया था, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च के मुताबिक जब लिसनर्स को कुछ वॉइसेस सुनाई गईं ताकि वो वॉइस की बेसिस पर जज करें कि ये वॉइस एक गे की है या एक हेट्रोसेक्सुअल की, उन लिसनर्स के गेस सिर्फ 60% तक ही ठीक थे। ये कुछ ऐसे ही है कि मैं 100 लोगों को गे कह दूं, जबकि उनमें से सिर्फ 60 ही गे हों। अगर हम दोबारा ग्रेग और मिच की स्टडी की बात करें तो उनकी रिसर्च सिर्फ इंग्लिश, फ्रेंच और डच लैंग्वेज पर एप्लीकेबल है। क्रेडिबिलिटी का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ही एक और रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा गे साउंड करने वाली वॉइस एक हेट्रोसेक्सुअल की थी, जबकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेट साउंड करने वाली वॉइस एक होमोसेक्सुअल की थी। डिफरेंट स्टडीज़ हैं और डिफरेंट क्लेम्स। मैं यही कहूँगा कि गे फेस की तरह गे वॉइस भी एक मिथ है। आई वुड से गेस डेविएंट दिखने के लिए सर्टेन एक्सेंट को नेचुरली अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ यही कहना है बेंजामिन का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में लैंग्वेज और स्पीच पर स्टडी करते हैं। उनकी एक स्टडी के मुताबिक गेस की वॉइस स्लाइटली डिफरेंट थी, लेकिन ये डिफरेंसेस वॉइस की बजाय प्रोनाउंसिएशन के थे। गेज अपनी वॉइस में पैन अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं कुछ स्टाइलिश साउंड करने के लिए। इन सब से एक चीज़ साबित होती है कि सेक्सुअलिटी का फेस या वॉइस पर नेचुरली सिग्निफिकेंट असर नहीं होता।
ये आप चूज़ करते हैं कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी आपकी चॉइस ऑफ अपीयरेंस को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन इससे ऐसे वर्डिक्ट देना कि ये सब पैदाइशी अमल है थोड़ा क्लिक बेट हो जाता है। मैं ये भी एड्रेस करूँगा कि आपकी वॉइस आपकी कंफर्ट जोन पर भी डिपेंड करती है। जैसा कि जब एक अननोन कॉल को हम आंसर करें तो हमारी आवाज़ कुछ ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, और जब हम किसी छोटे बच्चे से बात करें तो वॉइस थोड़ी फेमिनाइन हो जाती है। गेज पीनस ये एक बहुत बेहुदा टॉपिक है, लेकिन कुछ लोग इसे डिस्कस करते हैं होमोसेक्सुअलिटी को एडवोकेट करने के लिए कि भाई गेज के पीनस के साइज़ में भी फ़र्क है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स या आर्टिकल्स इसे हार्मोन्स के साथ जोड़ देते हैं कि ये साइज़ में डिफरेंस माँ के पेट में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अकर होता है। एक्चुअली 1938 से 1999 तक किन्जे ने टोटल 5122 लोगों के पीनस का साइज़ कलेक्ट किया, जिसमें से अराउंड 900 गेज थे, और फाइंड आउट किया कि गेज के पीनस की लेंथ 6.32 इंचेस थी और थिकनेस 4.95 इंचेस, जबकि हेट्रोसेक्सुअल्स या स्ट्रेट्स के पीनस की लेंथ 5.99 इंचेस थी और थिकनेस 4.8 इंचेस। ऑल्दो इस रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये रिसर्च क्रेडिबल नहीं, क्योंकि किन्जे ने इन तमाम मेन के पीनस का साइज़ खुद मेजर नहीं किया था, बल्कि इन पार्टिसिपेंट्स ने अपने पीनस का साइज़ खुद मेजर करके किन्जे को मेल किया था या इंटरव्यूअर को बता दिया था। इस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी का आइडिया आप लगा सकते हैं। मैं इस रिसर्च को ओवर हाइप्ड और क्लिक बेट कहूँगा। डिफरेंसेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर, गेज आर बॉर्न दैट वे, या होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ चॉइस। ऐसी स्टेटमेंट्स आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। इन स्टेटमेंट्स के पीछे की वजह होमोसेक्सुअल्स और हेट्रोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस का ऑब्ज़र्व होना है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो अब तक होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन में एटलीस्ट 10 से 15 मुख्तलिफ रीजन्स और पार्ट्स में डिफरेंस ऑब्ज़र्व किया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिफरेंसेस हैं इंटीरियर हाइपोथैलेमस और INH3 के साइज़ के। गेज में INH3 और इंटीरियर हाइपोथैलेमस का साइज़ छोटा होता है, जबकि होमोसेक्सुअल मैन में इन दोनों पार्ट्स का साइज़ बड़ा होता है। या इसे कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है, होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन में INH3 और हाइपोथैलेमस का साइज़ छोटा होता है, जबकि होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन में इन पार्ट्स का साइज़ बड़ा होता है। इन डिफरेंसेस को लिवाइन ने 1991 में 3 डेड गेज के ब्रेन को स्टडी करके फाइंड आउट किया था। यहाँ फन फैक्ट ये है कि उन तीनों गेज को एड्स था, लेकिन एड्स का ब्रेन स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ब्रेन के इन रीजन्स में और भी रिसर्चेस में डिफरेंसेस ऑब्जर्व हुए हैं। होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन में ऑब्जर्व डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा मैंने इन तमाम डिफरेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव स्टडीज़ और फाउंडर के नेम के साथ एक टेबल में ऑर्गेनाइज किया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वो डिफरेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट और पॉपुलर हैं। इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इन तमाम डिफरेंसेस को डीप स्टडी करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन में ब्रेन का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है और दोनों ही मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि होमोसेक्सुअल वुमेन और हेट्रोसेक्सुअल मैन में ब्रेन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है और दोनों ही फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ यही स्टेटमेंट्स गे एक्टिविस्ट देते हैं और इन्हीं रिसर्चेस को बेस बनाकर ये कहा जाता है कि होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं, किसी इंसान का होमोसेक्सुअल होना चॉइस नहीं, वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। पहली बात, जितनी भी रिसर्चेस ब्रेन स्ट्रक्चर पर हुई हैं रिस्पेक्टिव टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी एक रिसर्च में भी ये क्लेम नहीं किया गया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस डेविएंट ब्रेन स्ट्रक्चर का रिजल्ट है, जिसका मतलब ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है। ब्रेन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेस
इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन का रिज़ल्ट हों। अगर सिंप्लीफाई करूं तो हम ये तो जानते हैं कि होमोसेक्सुअल्स का ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ब्रेन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेस होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन की कॉज हैं या रिज़ल्ट। लेकिन अगर हम ये जान लें कि ब्रेन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेस अक्कर कब होते हैं, तो हम ये भी जान जाएंगे कि ऊपर डिस्कस किए जाने वाले डिफरेंसेस कॉज हैं या रिज़ल्ट। यहाँ सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये डिफरेंसेस प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में अकर होते हैं, जो ये प्रूव करेगा कि ये डिफरेंसेस होमोसेक्सुअलिटी की कॉज हैं और होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डिफरेंसेस ग्रोइंग एज में अकर होते हैं, जो ये प्रूव करेगा कि ये डिफरेंसेस होमोसेक्सुअलिटी का रिज़ल्ट हैं और होमोसेक्सुअलिटी एक चॉइस है। डोमिनेटिंग स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि ये डिफरेंसेस उस वक्त अकर होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बेसिकली द इफ़ेक्ट ऑफ प्रीनेटल हार्मोन्स। तो चलिए जानते हैं कि ये हार्मोन्स क्या वाकई ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, जो लॉन्ग रन में जाकर होमोसेक्सुअलिटी की वजह बनती है। ह्यूमंस में हेल्दी गेस्टेशन या प्रेगनेंसी का दौरानिया 40 हफ्तों का होता है। इंटीमेसी के पहले वीक में ही मेल स्पर्म, जो कि एक्स या वाई क्रोमोसोम कैरी करता है, ये स्पर्म फीमेल्स में एग के साथ जाके फर्टिलाइज करता है। फीमेल एग सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। अगर मेल स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करता हो तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक्स क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है, जिसके रिजल्ट में फीमेल बेबी पैदा होती है। और अगर मेल स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करता हो और ये स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए तो एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर बनता है, जिसके रिजल्ट में मेल बेबी पैदा होता है। कुछ सर्टेन केसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, लेकिन उन पर अगली वीडियो में बात करूंगा। प्रेगनेंसी के 8th और 9th वीक में एम्ब्रियो एक ह्यूमन फ्रेम या फीटस की शक्ल ले लेता है, जबकि प्रेगनेंसी के 9th वीक में ही फीटस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है एज पर अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव जेंडर। इस पॉइंट तक बेबी का जेंडर कंफर्म हो चुका है। अब मरहला आता है ब्रेन डेवलपमेंट का। ब्रेन डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये फीटस की डेवलपमेंट के दौरान न्यूरॉन सेल्स के एक नेटवर्क से शुरू होकर इंसान की एज 30 साल हो जाने तक ग्रेजुअली बरकरार रहती है। इस पॉइंट पर डिजायर्ड आर्टिकल्स या रिसर्चेस को ढूंढना और उन रिसर्च पेपर्स में से डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं यहाँ डीप सीक का यूज़ करूँगा डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि डीप सीक की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी काबिल यकीन है। ब्रेन डेवलपमेंट में मेजर और सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में होती है और एडोलेसेंस एज में होती है, बेसिकली 6 से 18 साल तक की उम्र। 12th वीक ये वो टाइम है जब ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स या एमिगला, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम वगैरह। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम या एमिगला जो कि इमोशन को कंट्रोल करता है, इनकी डेवलपमेंट ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाती है। यही वो पॉइंट है जब एंड्रोजन्स या हार्मोन्स ब्रेन की डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं और उसे मैस्कुलाइन या फेमिनाइन करते हैं। मैमल स्पीशी स्पेशली ह्यूमंस के फीटस की ब्रेन स्ट्रक्चर की बेस फेमिनाइन होती है। अगर फीटस मेल हो तो वूम में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन 1000 गुना बढ़ जाती है, जिसके रिजल्ट में ब्रेन मैस्कुलाइन हो जाता है। अगर फीटस फीमेल हो तो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोडाइल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक्चुअली फीमेल्स के केस में एरोमेटिक टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में फेमिनिन ब्रेन डेवलप होता है। रिसर्चेस और स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर इस पॉइंट या इस मरहले में मेल फीटस में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी कम हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में होमोसेक्सुअल मेल पैदा होता है या जेंडर डिस्फोरिया का विक्टिम। टेस्टोस्टेरोन में डिक्लाइन की वजह कुछ भी हो सकती है,
कुछ थ्योरीज के मुताबिक स्ट्रेस भी। जबकि फीमेल फीटस के केस में अगर टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो रिज़ल्ट में होमोसेक्सुअल फीमेल या जेंडर डिस्फोरिया का विक्टिम। टेस्टोस्टेरोन के स्पाइक की वजह एंड्रोजन्स की कमी होना है। एंड्रोजन्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रोकते हैं। प्रेगनेंसी के नंबर्स बढ़ने के साथ साथ एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन चेंज होती रहती है। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, जिसके रिज़ल्ट में ब्रेन के पार्ट्स में डेविएंस पैदा होती है। ये मॉडर्न साइंस का कहना है। ये एक्सप्लेनेशन तमाम थेरीज जैसा कि फैटर्नल बर्थ ऑर्डर या प्रीनेटल हार्मोन थेरी वगैरह की एक कलेक्टिव शक्ल है। लेकिन सवाल है कि क्या हमें इस थेरी पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं? क्या हमारे पास कोई लेजिट प्रूफ या एक्सपेरिमेंट है? वेल यस, डॉक्टर चार्ल्स रोज़ेली और उनकी टीम ने ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया टू डिटरमाइन चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टू डिटरमाइन द रीज़न ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। 8% ऑफ टोटल शीप्स या रैम्स होमोसेक्सुअल होते हैं। सिमिलर टू ह्यूमंस, होमोसेक्सुअल शीप्स या रैम्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में भी डेविएंस होती है। जैसा कि होमोसेक्सुअल मेल रैम के ब्रेन में OSDN का साइज़ छोटा होता है एंड ETC। कुछ सर्वेज और स्टडीज़ के मुताबिक सिर्फ शीप्स में ही होमोसेक्सुअलिटी इम्यून होती है। मतलब शीप्स इंसानों के बाद वो वाहिद जानवर है जिसमें होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन एग्जिस्ट करती है, जो शीप्स को परफेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं होमोसेक्सुअलिटी स्टडी करने के लिए। चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल लेकिन फिर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। बेसिकली उन्होंने कुछ प्रेग्नेंट ईवीज़ में टेस्टोस्टेरोन टी को इंजेक्ट किया, जो कि एरोमाटाइज होता है और आगे जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ प्रेग्नेंट ईवीज़ में उन्होंने DHT को इंजेक्ट किया। जब बेबी शीप्स पैदा हुए तो चार्ल्स ने उनके ब्रेन स्ट्रक्चर और बिहेवियर को उनकी ग्रोथ के साथ साथ एग्जामिन किया और रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग थे। पैदा होने वाली फीमेल शीप्स का ब्रेन स्पेशली OSDN मैस्कुलाइन था। उनका बिहेवियर मेल शीप से रिजेंबल कर रहा था और वो फीमेल शीप्स की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी, जस्ट लाइक मेल शीप्स। ऑन पेपर ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है प्रीनेटल हार्मोन्स का होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन और एक होमोसेक्सुअल या गे ब्रेन की डेवलपमेंट पर बहुत असर होता है और होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन वाकई में कुदरती अमल है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब जहालत है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के साथ आता है। जैसा कि चार्ल्स ने इस एक्सपेरिमेंट में प्रेग्नेंट ईवीज़ को 30 से 90 दिन के लिए टेस्टोस्टेरोन टी और DHT की 10 से 15 मिलीग्राम की डोज हर दिन इंजेक्ट की थी। लेकिन नेचुरली एक प्रेग्नेंट ईवी डेली सिर्फ 0.1 से 2 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन टी ही प्रोड्यूस करती है, जबकि DHT की अमाउंट बहुत कम होती है, इतनी कम कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेसिकली चार्ल्स रोज़ेली ने प्रेग्नेंट ईवीज़ में ऑलमोस्ट 7 to 10 टाइम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया था। इतनी हाई डोजेज पर रिजल्ट्स मिलना ऑब्वियस थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि नेचुरली कोई भी मैमल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 टाइम्स ऑफ रेगुलर प्रीनेटल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। मेडिकल हिस्ट्री में 2 से 3 टाइम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी का बढ़ जाना रिकॉर्ड किया है, जिसके रिजल्ट में मिसकैरेज हुआ था। इसके अलावा चार्ल्स के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ऑब्वियस नहीं थे। कुछ ईवीज़ का ब्रेन स्ट्रक्चर मेल शीप से मिल ज़रूर रहा था, लेकिन मोस्टली ईवीज़ फिर भी मेल शीप्स की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थीं। सेम गोस विद मेल शीप्स। कुछ मेल शीप्स का ब्रेन स्ट्रक्चर फीमेल शीप्स से रिजेंबल ज़रूर कर रहा था, येट दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल शीप्स। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी इन शीप्स की एक्सप्लेनेशन क्या है? वेल, दे मे हैव नो सेक्स ड्राइव और वेरी हाई सेक्स ड्राइव एंड दे विल राइड एनीथिंग। ऐसा कुछ कहना है फिल स्टॉकर का, जो कि नेशनल शीप एसोसिएशन ऑफ US के चीफ एग्जेक्टिव हैं। एक और स्टडी के मुताबिक
25% ऑफ मेल शीप्स, जिन्हें वीनिंग के बाद सिर्फ मेल शीप्स के झुंड में डाल दिया गया। एट फर्स्ट व्हेन ईवीस वर एक्सपोज टू डेम, उन्होंने ईवीस में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ये कहना है कैथी का, जो स्कॉटलैंड रूरल कॉलेज में एनिमल बिहेवियर्स में एक्सपर्ट हैं। वीनिंग बेसिकली बेबी शीप्स के ब्रेस्ट फीडिंग को रुकवा देने को कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर एक मेल शीप को बकरियों के झुंड में पाला जाए, यहाँ तक कि ही हैज़ अ गोट नैनी, वो शीप ईवीस की बजाय बकरियों में इंटरेस्ट जाहिर करेगा। वी हैव सीन शीप्स डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़ विद गोट्स और पिग्स डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़ विद ईवीस और monkeys doing sexual activities with other animals। तो क्या इन सब को भी एक अलहदा कैटलॉग में शामिल करके इसे किसी नई सेक्सुअल ओरिएंटेशन का नाम दे देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। मैं यहाँ एक 2014 के वाक़ये का जिक्र करूँगा। बेंजी, जो कि आयरलैंड में किसी इंडिविजुअल का बुल था, उसे स्लॉटर हाउस भेजा जा रहा था क्योंकि बेंजी ब्रीडिंग के लिए हाइफर्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। लोग इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट किया, फंड रेस किया। ये कहते हुए कि बेंजी गे बुल है, एंड इवेंचुअली एक दूसरे इंडिविजुअल को वो बुल दे दिया। बेंजी के नए ओनर का कहना था कि बेंजी फॉर श्योर गे नहीं है क्योंकि वो अगले दिन ही मेरी भैंसों पर चढ़ा हुआ था। अब इस पॉइंट तक हम ये जान चुके हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन इम्यून नहीं। सब जानवर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ डोमिनेशन दिखाने के लिए परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ नो स्टडी और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो ये प्रूव करे होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं या होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रीनेटल हार्मोन्स की वजह से डेविएंस शो करता है। और चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट हमें एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं देता। चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं करता कि प्रीनेटल हार्मोन्स ही होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन या होमोसेक्सुअल ब्रेन की वजह हैं, क्योंकि चार्ल्स ने बहुत ज़्यादा हाई डोजेज यूज़ की थी और इतनी हाई डोजेज के बाद भी शीप्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था। देयर वॉज डिफरेंसेस, लेकिन कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन टी ही यूज्ड, ये डिफरेंस नेग्लिजिबल था, जो कि शो करता है कि टेस्टोस्टेरोन टी या एस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरॉन या कोई भी प्रीनेटल हार्मोन ब्रेन स्ट्रक्चर को इतना इफ़ेक्ट नहीं करता कि पैदा होने वाला इंडिविजुअल होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल या ट्रांससेक्सुअल हो या उसका ब्रेन होमोसेक्सुअल हो या बहुत ज़्यादा डेविएंट हो। एट दिस पॉइंट हमें अब इन सवालों का जवाब भी चाहिए। होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस अकर कब होता है? क्या इन डिफरेंसेस का अकर होना कंट्रोल से बाहर है? क्या ये डिफरेंसेस मैटर भी करते हैं? क्या इन डिफरेंसेस के होने या ना होने से हम किसी इंसान की सेक्सुअलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें डायरेक्टली समझा देंगे कि होमोसेक्सुअलिटी चॉइस है या नहीं। अगर हम होमोसेक्सुअल ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त हमारे पास कुछ पॉपुलर थेरीज़ हैं, जैसा कि प्रीनेटल हार्मोनल थेरी, जिस पर हमने डिटेल में डिस्कशन की है, या फिटर्नल बर्थ ऑर्डर इफ़ेक्ट, जो कि प्रीनेटल हार्मोनल थेरी की ही सक्सेसर है। एक्चुअली ऑलमोस्ट तमाम थेरीज़ प्रीनेटल हार्मोनल थेरी को ही अपने अपने अंदाज में बयान करती हैं। आप ये सब थेरीज़ वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इन सब थेरीज़ का इशू ये है कि ये तमाम थेरीज़ थियोरेटिकली होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअल ब्रेन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन तो करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती। और ये तमाम थेरीज़ जो होमोसेक्सुअल ब्रेन को प्रेगनेंसी के साथ रिलेट करती हैं और ये क्लेम करती हैं कि होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं और होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन या फेस में डेविएंस माँ के पेट में अकर होती है। इन सब थेरीज़ को एक फिनोमिना गलत साबित करता है, द बर्थ ऑफ मोनोक्रोमैटिक ट्विंस। मोनोक्रोमैटिक ट्विंस या जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, दे एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ प्रीनेटल हार्मोन्स इन वोम्ब
हॉर्मोन्स की सेम अमाउंट और वूम्ब का सेम इन्वायरमेंट ट्विंस की ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट करता है। एक्चुअली ये ट्विंस एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें आइडेंटिकल ट्विंस में सेक्सुअल ओरिएंटेशन का डिफरेंस था। एक ट्विन ब्रदर हेट्रोसेक्सुअल जबकि दूसरा ट्विन ब्रदर होमोसेक्सुअल था। याद रहे, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट मोनोकोरियोनिक ट्विंस। मेरे पास कोई एक्चुअल स्टडी या रिसर्च तो नहीं, लेकिन अगर हम लॉजिकल एनालिसिस करें तो हमारी प्रीवियस स्टडी के मुताबिक इन ट्विंस में जो होमोसेक्सुअल है उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में भी ऑब्वियसली डेविएंस होगी, चेंजेस होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि मोनोक्रोमैटिक ट्विंस एक ही प्लेसेंटा में डेवलप होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स इनकी डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। मींस इनके ब्रेन में डेविएंस पैदा होने के बाद आई। एक्चुअली मेरे पास एक थ्योरी है जो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन करती है और होमोसेक्सुअल ब्रेन को भी एक्सप्लेन करती है। पहले हम मौजूदा दौर की सबसे पॉपुलर थ्योरी की बात करेंगे। वो थ्योरी कुछ ऐसे है कि हमारे डीएनए में न्यू जीन्स डिस्कवर हुए हैं जिन्हें हम सब जीन्स भी कहते हैं। ये जीन्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में या एनवायरनमेंट में एक्टिव हो जाते हैं। थ्योरी के मुताबिक शायद यही जीन्स होमोसेक्सुअलिटी की रीज़न हो और शायद यही जीन्स होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन को इन अ डायनेस्टी और इन अ रेस और इन अ ब्लड लाइन ट्रांसमिट करते हैं। आपने ये थ्योरी कभी ना कभी किसी आर्टिकल या किसी वीडियो में सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और इस थ्योरी का हमारे पास कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं। हाँ, थियोरेटिकली कुछ केस और हेट्रोसेक्सुअल्स में जीन्स का डिफरेंस भी ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन उन तमाम क्लेम्स की सोर्स क्रेडिबल नहीं और ना ही इन क्लेम्स के पीछे कोई एविडेंस सबमिट किया गया है। इसीलिए मैंने इस थ्योरी को डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली देयर इज़ नो गे जीन। और मोनोक्रोमैटिक ट्विंस का केस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो इस थ्योरी को भी गलत साबित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ट्विंस सेम जीन्स ही शेयर करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी को डीप स्टडी करने के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मैं होमोसेक्सुअलिटी के रीज़न भी फाइंड करूं, और मुझे लगता है आई हैव फाउंड द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड होमोसेक्सुअलिटी। मैंने एक थ्योरी पर काम किया। मेरी इस थ्योरी में काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को ग्रेजुअली प्रमोट करते हैं। मेरी ये थ्योरी होमोसेक्सुअलिटी के हर एस्पेक्ट को फुली कवर करती है, फ्रॉम डेविएंस इन ब्रेन टू डेविएंस इन अपीयरेंस, कॉन्शियस अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस डेवलपमेंट। मैं चाहूँगा कि मैं पहले आपको अपनी थ्योरी की बेस एक्सप्लेन कर दूँ। इस दुनिया या इस यूनिवर्स में कई ऐसे फीचर्स या फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट होते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अट्रैक्शन इन जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसा कि स्पैरोज शेल्टर या सीड्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, डॉग्स या काउस म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लीचीज या बैट्स ह्यूमन ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ ह्यूमंस ब्लू कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में मेजर फ़र्क है प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स का। ह्यूमंस जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उनमें मज़ीद स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिसे हम स्पेशियोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसी तरह कुछ लड़के ओबीस या मोटी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लड़के थिन वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लड़कियां बियर्ड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हों जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या कुछ लड़कियां ऐसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हों जो उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या कुछ ह्यूमंस नाबालिग बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हों
जिसे हम पीडियोफिलिया भी कहते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ह्यूमंस किसी एनिमे कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हों, जिसे हम फिक्टोफिलिया भी कहते हैं। कुछ लोग मून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग स्टार्स की तरफ, कुछ लोग पहाड़ों की तरफ, और ऐसे भी पॉसिबल है कि कुछ लोग किसी स्पेसिफिक कलर की तरफ इस कदर अट्रैक्ट हों कि वो उस कलर से ऑब्सेस हो जाएं। कहने का मकसद ये है कि अट्रैक्शन एक सब्जेक्टिव और पर्सनल फिनोमिना है। आपने किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना है और किस चीज़ की तरफ नहीं, ये आप खुद डिसाइड नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर और डेफिशिएंसी और ऑब्सेशन और सोशलाइजेशन। लेकिन कुछ केसेस में ये अट्रैक्शन एक सेक्सुअल अट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। इस इफ़ेक्ट को हम कई नामों से जानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, बेसिकली द मोर वी आर एक्सपोज टू समथिंग और समवन, द मोर वी टेंड टू लाइक इट। एसोसिएटिव कंडीशनिंग, बेसिकली हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली कुछ फीचर्स जैसा कि सेंट, हेयर स्टाइल या किसी की आवाज़ को सेक्सुअल अराउजल या इमोशनल अराउजल के साथ कनेक्ट करता है। टॉप डाउन सेक्सुअल अट्रैक्शन, बेसिकली अगर हम किसी फीचर के बारे में बार बार सोचें, वी विल डिवेलप सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट। स्कैसिटी इफेक्ट, अगर कोई ह्यूमन या कोई चीज़ आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं तो आप उसके डिज़ायरेबल ट्रेट्स को सबकॉन्शियसली इमेजिन करने लग जाओगे। ये मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स के नाम लिए हैं जो अट्रैक्शन की एक सेक्सुअल अट्रैक्शन में डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इसे मज़ीद समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन टू किड्स, अली एंड जैन। दोनों 12 साल के हैं। इन दोनों ने लास्ट नाइट हेनरी कैविल की मूवी मैन ऑफ स्टील देखी और ये दोनों हेनरी कैविल की लुक्स और फिज़ीक देखकर अट्रैक्ट हुए। अली इस अट्रैक्टिव फिज़ीक से मोटिवेट हुआ और एक्सरसाइज शुरू कर दी ताकि वो भी ऐसी फ़िज़ीक डेवलप कर ले। यहाँ अली ने सिर्फ उस फिज़ीक को अप्रिशिएट किया, जबकि जैन ने हेनरी कैविल के फीचर्स को इमेजिन करना शुरू कर दिया, एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। अब टॉप डाउन सेक्सुअल अट्रैक्शन इफ़ेक्ट ये कहता है कि अगर जैन हेनरी कैविल के अट्रैक्टिव फीचर्स के बारे में बार बार सोचेगा, विद टाइम ही विल डेवलप अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज फीचर्स और टुवर्ड्स हिम। या अगर हम मेयर एक्सपोजर इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर जैन बार बार हेनरी कैविल की मूवीज़ देखेगा या उसकी पिक्स देखेगा, विद टाइम ही विल इन दिस केस ऑल्सो डेवलप अ सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर हिज फीचर्स। अगर हम सेक्सुअल अट्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो सेक्सुअल अट्रैक्शन ऐसे ही डेवलप होती है। हमने अक्सर देखा है कि लड़के बाज़ार में किसी लड़की को देखते हैं, वो बस उस एक नज़र को बार बार इमेजिन करते हैं और बगैर मिले ये समझने लगते हैं कि उन्हें उस लड़की से प्यार है या वो उस लड़की की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। ये एग्जाम्पल देने का मकसद इन इफ़ेक्ट्स की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना था। एक्स हैमस्टर की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज़्यादा पॉर्न देखते हैं उनके बाइसेक्सुअल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली जब हेट्रोसेक्सुअल मैन बार बार पॉर्न देखते हैं या जब हेट्रोसेक्सुअल वुमेन बार बार पॉर्न देखती हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सेम जेंडर के एक्टर की तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो होमोसेक्सुअल पॉर्न को भी इंजॉय करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक पॉर्न्स रिस्पेक्टिव टू देयर ओरिएंटेशंस। एक्स हैमस्टर की ये स्टडी भी मेरी थ्योरी की बेस को प्रूव करती है कि आप किसी इंसान के फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप पर बार बार वो फीचर्स एक्सपोज हों। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक डेफिनेटिव चीज़ नहीं होती। होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स या हेट्रोसेक्सुअल्स की कैटेगरीज हमने बनाई हैं। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी फ्लूइड होती है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान सिर्फ लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो या एक इंसान सिर्फ लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जेंडर का एलिमेंट हमने ज़बरदस्ती ऐड किया है। मैं एक एग्जांपल से ये भी साबित कर दूंगा कि हम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि किसी इंसान की फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसे बार बार इमेजिन करने से या जिसे बार बार सोचने से हम उस इंसान के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं। जैसा कि होमोसेक्सुअल मेल कपल्स, हमने देखा है कि अक्सर होमोसेक्सुअल कपल्स में से एक पर्सन जेंडर चेंज करवा कर लड़की बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि उन कपल्स में अट्रैक्शन इस वजह से नहीं हुई कि दे बोथ वर होमोसेक्सुअल्स। इसका मतलब ये है कि उन दोनों को एक दूसरे में ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आई जिनकी मज़ीद फ्लोरिशिंग से उन्होंने एक दूसरे के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर ली। अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर पर बेस करती, कपल्स कभी भी ऐसा ना करते। कुछ कपल्स जेंडर चेंज नहीं भी करते। शायद इसके पीछे की रीज़न ये हो सकती है कि उन दोनों के दरमियान जिस फैक्टर ने या जिस फीचर ने सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप की, वो जेंडर चेंज करवाने के बाद शायद ख़त्म हो जाए, जैसा कि एक पर्सन की वॉइस या स्ट्रेंथ या फिज़ीक या मैस्कुलाइन फेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकती। यहाँ एक सवाल आता है कि हमने जो ब्रेन एनॉमलीज़ पढ़ी हैं उनका क्या? इसका जवाब भी मेरी ये थ्योरी देती है। मेरी थ्योरी का फाइनल बॉस, द इफ़ेक्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जिसमें ब्रेन न्यूरॉन्स खुद को रीअरेंज करते हैं। इस नई अरेंजमेंट के दौरान नए न्यूरॉन सेल्स का बनना या पुराने न्यूरॉन सेल्स का ख़त्म हो जाना भी शामिल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के मोस्टली रीजन्स में ऑब्जर्व की गई है, हाइपोथैलेमस, एमिगला वगैरह वगैरह। न्यूरोप्लास्टिसिटी तब ट्रिगर होती है जब ह्यूमंस कुछ सीख रहे हों, जैसा कि एक नई लैंग्वेज या एक नया रास्ता या एक नई फीलिंग या एक नया एहसास। जब कोई ह्यूमन न्यू लैंग्वेज सीखता है, उसका ब्रेन खुद नए न्यूरॉन कनेक्शंस डेवलप करता है। जैसा कि जो लोग अरेबिक सीखते हैं या बोलते हैं, उनके ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरॉन नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए कदीम ज़माने के अरब स्पीकर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशंस प्रोसेस कर लेते थे, कॉम्प्लेक्स पोइम्स लिखते थे और जंगें लड़ने के लिए बेहद कमाल की प्लानिंग कर लिया करते थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस तब भी ट्रिगर होता है जब ह्यूमन बीइंग्स कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हों, जैसा कि डिसेबिलिटी या किसी बॉडी पार्ट का लॉस। ये रिकॉर्ड किया गया है कि जब एक इंसान अपना बॉडी पार्ट, जैसा कि राइट लेग, किसी एक्सीडेंट में खो दे, उसका ब्रेन ग्रेजुअली राइट लेग को सिग्नल्स देना छोड़ देता है और ब्रेन खुद को ऐसे रीअरेंज कर लेता है जैसे वो राइट लेग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का ब्रेन स्ट्रक्चर कुछ मुख्तलिफ होता है। उनके हिप्पोकैम्पस के ग्रे मैटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी रीज़न लंदन के कॉम्प्लेक्स रास्ते ऑब्ज़र्व करना या उन्हें याद करना है। अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही फिनोमिना होमोसेक्सुअलिटी के केस में अप्लाई करें, तो हम होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में डेविएंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन का ब्रेन स्ट्रक्चर इसीलिए रिजेंबल करता है क्योंकि दोनों सेम फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दोनों सेम फीचर्स को एक्सपीरियंस करने की डिज़ायर करते हैं, बजाय इस पॉसिबिलिटी के कि होमोसेक्सुअल मैन और हेट्रोसेक्सुअल वुमेन में ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ही दोनों मेल जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब एक मेल किसी मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है या जब एक फीमेल किसी मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, दोनों सेम प्रोसेस ऑफ थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं,
दोनों कॉमन फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली दोनों की थिंकिंग सेम होती है। हमारी थॉट्स या एक्सपीरियंस या जिस तरह हम सोचते हैं साइनेप्टिक प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिसके रिजल्ट में नए न्यूरॉन सेल्स या नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं या पुराने वाले ख़त्म होते हैं। सेम गोज़ विद फेशियल फीचर्स। एक मेल ने जब फीमेल को अट्रैक्ट करना है, वो मैस्कुलाइन जॉ लाइन या बियर्ड या मैस्कुलाइन फेस अडेप्ट करने की कोशिश करेगा थ्रू एक्सरसाइज या डाइट। और जब एक मेल ने मेल को ही अट्रैक्ट करना है, वो क्या करेगा? खुद को फेमिनाइन दिखाने की कोशिश करेगा या खुद को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा या खुद को अकेला दिखाने की कोशिश करेगा, जिसे किसी ने कभी समझा ना हो, या अपनी वॉइस में फेमिनिटी लाएगा, जिसे हम गे वॉइस भी कहते हैं। कुछ लोग शायद मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन एक जनरल गे साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। मैं ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर या फेशियल फीचर्स में जो फ़र्क है वो प्रीनेटल हार्मोन्स का रिज़ल्ट नहीं हो सकता। मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल मैन और वुमेन के ब्रेन स्ट्रक्चर और फेशियल सिमेट्री में डिफरेंसेस की कॉज है, ना कि रिज़ल्ट। मेरे पास कोई स्टडी या रिसर्च तो मौजूद नहीं, लेकिन मैं लॉजिकल और एनालॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके अपनी स्टेटमेंट को साबित कर सकता हूँ। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं, होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में जो डेविएंस है वो प्रेगनेंसी के दौरान वूम्ब में अकर होती है, या होमोसेक्सुअलिटी जेनेटिक्स पर बेस है, तो इनमें ऑलरेडी काफ़ी लूप होल्स हैं। जैसा कि अगर होमोसेक्सुअल्स वाकई होमोसेक्सुअल ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए था। जैसा कि अगर एक मैन होमोसेक्सुअल है तो उसे ज़िंदगी भर होमोसेक्सुअल ही रहना चाहिए, या अगर एक होमोसेक्सुअल कपल में से एक पर्सन जब जेंडर ट्रांजिशन करवाए तो उनके दरमियान सेक्सुअल अट्रैक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब वो रिलेशन साइंस के मुताबिक होमोसेक्सुअल रिलेशन नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। एक और चीज़, अगर होमोसेक्सुअल्स वाकई पैदा होते हैं और होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन में जो डिफरेंस है वो वाकई वूम में अकर होता है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये प्रिडिक्ट करना इजी होता कि एक न्यू बॉर्न बेबी होमोसेक्सुअल होगा या हेट्रोसेक्सुअल जस्ट बाय एग्जामिनिंग देयर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड MRI। लेकिन ऐसा सिंगल केस भी हमारे पास रिपोर्टेड नहीं। इसकी रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन एक जेली की तरह होता है, सेमी फ्लूइड। काफ़ी ब्रेन के पार्ट्स जैसा कि हिप्पोकैम्पस बर्थ के वक्त सही से डेवलप नहीं होते। ब्रेन के काफ़ी पार्ट्स 25 से 30 साल की एज तक टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं, जबकि बेबीज जब पैदा होते हैं उनका ब्रेन बहुत टेंजिबल होता है जो टाइम के साथ साथ ग्रो करता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की बेसिक एप्लीकेशन है। मोनोक्रोमैटिक ट्विंस की एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन अगर हम अभी भी यही मानकर चलें कि होमोसेक्सुअल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में डेविएंस प्रेगनेंसी के दौरान अकर होती है, तो यहाँ एक और लूप होल आता है, PDF फाइल्स। मैंने वीडियो में PDF फीलिया एक्सप्लेन किया था। रिसर्च और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग PDF फाइल्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में भी डेविएंस होती है, और साइंटिस्ट का कहना है कि PDF फाइल्स का ब्रेन वायर ही इस तरह हुआ होता है कि वो नाबालिग बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि ब्रेन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेस भी वूम्ब में अकर होते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि PDF फाइल्स आर बॉर्न। बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होना उनकी चॉइस से बाहर है। वो पैदा ही इस तरह होते हैं कि वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हों। आई मीन सीरियसली। यहाँ भी मैं अपनी थ्योरी को अप्लाई करूँगा कि एक मेल को किसी नॉन एडल्ट बच्चे की तरफ अट्रैक्शन फील हुई, उसने उस बच्चे को या फीचर्स को फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया या उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया,
और यहाँ तक कि उन फैंटेसीज़ को सेक्सुअलाइज करना शुरू कर दिया, और इस पर कंट्रोल करने की बजाय उसने अपनी इस अट्रैक्शन को सेक्सुअल अट्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब वक्त के साथ साथ उसका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के रिजल्ट में ऐसे वायर हो जाएगा कि वो नॉन एडल्ट बच्चों के लिए ओरिएंटेशन डेवलप कर लेगा। सेम गोस विद द केस ऑफ ज़ूफाइल्स, वो लोग जो जानवरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेरा ये सब एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि हम किसी जेंडर या किसी ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, हम फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और हमारी उन फीचर्स की तरफ अट्रैक्शन सर्टेन इफ़ेक्ट्स के रिज़ल्ट में सेक्सुअल अट्रैक्शन में डेवलप हो जाती है। और हमारा उन फीचर्स के बारे में बार बार सोचना हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को एल्टर करता है, उसे रीवायर करता है। हम एक्चुअली पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम एक एंटिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बजाय एक जेंडर या एक ग्रुप के। यहाँ एक और सवाल है, ये कौन डिसाइड करता है कि हम किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे? मेरी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारी पेरेंटिंग, हमारी सोशलाइजेशन और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बोधी ट्राइब की वुमेन फैट मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनकी पेरेंटिंग और सोशलाइजेशन ही ऐसे हुई होती है कि फैट मर्द मतलब ट्राइब का नोबल मैन। एक्चुअली हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना ही हम अट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस अट्रैक्शन को प्रोसेस किस तरह करेंगे, एज अ सेक्सुअल अट्रैक्शन या ऐसा अट्रैक्शन जिसे नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप पार्क से गुज़र रहे थे, आपको एक 12 साल की बच्ची खूबसूरत लगी, आप अट्रैक्ट हुए। आप इस अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस तरह उस अट्रैक्शन को प्रोसेस करेंगे। आप उस अट्रैक्शन को ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं कि आप उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह या छोटी सिस्टर की तरह इमेजिन करें, या आप फ़ौरन ये ख्याल दिमाग से निकाल दें और इग्नोर कर दें, या आप उस बच्ची के सर पर प्यार दें, या आप उस बच्ची को अपनी फैंटेसी में सेक्सुलाइज करें या सेक्सुलाइज्ड नज़र से देखें। कुरान ने इसीलिए तो होमोसेक्सुअलिटी के लिए शहवत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। शहवत जिसका मतलब सेक्सुअल डिज़ायर है, और डिज़ायर की ये खूबी है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने होमोसेक्सुअलिटी को कंडेम करते हुए हद से बढ़ जाने वाले हो जैसी वईद का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला की ज़ात सब जानती है। अगर होमोसेक्सुअलिटी वाकई एक ऐसा अमल होता जो कंट्रोल या चॉइस से बाहर होता, और अगर होमोसेक्सुअल्स वाकई पैदा होते, तो अल्लाह ताला ये अल्फाज इस्तेमाल करता जैसा कि जो सब्र करेगा उसके लिए अजर अज़ीम है वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, क्योंकि खुदा की वो अजीम ज़ात जानती थी कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नथिंग बट अ डिज़ायर ऑफ मैन फॉर अ मैन। होमोसेक्सुअलिटी के रिलेटेड चंद अहादीस मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जैसे अमल को किस कदर नागवार और नापसंद किया गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन तमाम अहादीस में मेरी नज़र तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1456 ने खींची कि जिसे कौम लूत का अमल जो कि होमोसेक्सुअलिटी है, जिसे भी ये करता देखो उसे कत्ल कर दो, या जिस पर यह किया गया है उसे भी कत्ल कर दो। ये हदीस काफ़ी दिलचस्प है। कुछ लोग इस हुक्म को काफ़ी ज़्यादा कंडेम करते हैं, लेकिन इस्लाम में ज़िना की सज़ा रजम या कोड़े हैं, और दोनों सज़ाएं मौत को पुकारती हैं। नबी करीम ने होमोसेक्सुअलिटी परफॉर्म करने वाले को भी ज़ानी कहा है, तो ऑटोमेटिकली एक होमोसेक्सुअल पर भी वही सज़ा या हद अप्लाई होगी जो ज़ानी पर होती है। इस्लाम मैरिज के अलावा तमाम सेक्सुअल अफेयर्स को
कंडेम करता है और इस्लाम सेम सेक्स के दरमियान मैरिज की इजाज़त नहीं देता। होमोसेक्सुअलिटी भी इसी रूह से ज़िना है, क्योंकि इस्लाम में होमोसेक्सुअल मैरिज अलाउड नहीं। तमाम कुरान की आयत और तमाम अहादीस जिनमें होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र हुआ है, अगर हम इन्हें एग्ज़ामिन करें तो ये बात क्लियर है कि इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी के सख्त खिलाफ है। होमोसेक्सुअलिटी ज़िना और बाकी हद से बढ़ जाने वाले गुनाहों की तरह ही गुनाह कबीरा है और हराम है। लेकिन आखिर क्यों? हमने होमोसेक्सुअलिटी को जितना भी स्टडी किया, हमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ और एविडेंस होमोसेक्सुअलिटी के रिलेटेड नहीं मिला जो ये कहता हो कि होमोसेक्सुअलिटी नुकसानदेह है या होमोसेक्सुअलिटी के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी फिर भी हराम है। मैं ये टॉपिक छोड़ सकता था, लेकिन हमारा मकसद उन तमाम एक्टिविस्ट्स को जवाब देना है जिनका मुतालिया हमारे स्कॉलर्स से ज़्यादा है। मेरा मानना ये है कि इस्लाम में दो तरह के अमल हराम हैं। एक वो अमल जिन्हें परफॉर्म करने से हमारी अपनी ज़ात, जैसा कि हमारी जान, माल या फैमिली को नुकसान पहुँचे। इसकी मिसाल शराब की कंजम्पशन, सूअर का गोश्त खाना, मुर्दार का गोश्त खाना, ज़िना करना, गैम्बलिंग करना जिसे जुआ कहते हैं, मातम करना या खुदकुशी करना वगैरह है। ये तमाम अमल हराम हैं क्योंकि इनको परफॉर्म करने से आपकी अपनी ज़ात को नुकसान होगा, जैसा कि आपकी बॉडी या आपकी मेंटल हेल्थ वगैरह। इसके अलावा इस्लाम उन अमल को हराम कहता है जिनकी कोई हद या बाउंड्री डिसाइड करना नामुमकिन है और जिनके बाय प्रोडक्ट या जिनकी फ्लोरिशिंग से सोसाइटी को एज अ होल नुकसान पहुंचता है, जैसा कि रिश्वत लेना या देना, सूद के मामलात, गैरुल्लाह के नाम का खाना या ज़िना देखना। ये सब वो अमल हैं जो आपकी ज़ात को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका बाई प्रोडक्ट और इनका आम होना पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। सूद की मिसाल लें तो सूद की कोई हद तय नहीं होती। सूद के आम होने से एक फिनोमिना आकर होता है। दुनिया की ज़्यादातर दौलत और एसेट्स कुछ एलीट कॉरपोरेशंस के पास हैं, जिसके बाई प्रोडक्ट में वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। गरीब मज़ीद गरीब होता है और एलीट क्लास मज़ीद अमीर होती है। पाकिस्तान में इनकी मिसाल हमारे टैक्स पर चलने वाले तमाम इदारे हैं। या हम सतर की मिसाल लेते हैं। इस्लाम मर्द को सतर ढांपने का हुक्म देता है। बेसिकली नाफ या बेली बटन से लेकर नीस या घुटनों तक का एरिया, जिसकी रीज़न हद या बाउंड्री का होना है। हमारी शर्मगाह के ऊपर और नीचे सिर्फ बेली बटन और नीस ही वो रीजन है जिसे बाउंड्री कंसीडर किया जा सकता है। अगर इस्लाम सिर्फ ये कहता कि अपनी शर्मगाह को ही छुपाओ या अपनी एनस को छुपाओ, तो उसका बाई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता था। जैसा कि हम नॉन मुस्लिम्स में देखते हैं, वो अपनी वी टेपर लाइन को दिखाते हैं जो कि पीनस के रीजन में आता है, या लड़के शॉर्ट्स पहनते हैं जो कि ग्लूट्स को शो करता है। बेसिकली इस्लाम ने उन तमाम अमाल को हराम कहा है जिनकी बाउंड्री या हद सेट नहीं हो सकती। होमोसेक्सुअलिटी भी इसी तरह है। ये आपकी ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसकी बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग निकल कर आएंगी, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी की कोई लिमिट या बाउंड्री या हद सेट नहीं की जा सकती। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन की कोर डेफिनेशन बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटी के दरमियान, दो भाई के दरमियान, दो बहनों के दरमियान, मर्द और उसके ब्रदर इन लॉ के दरमियान, दादा और पोते के दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को भी जस्टिफाई करती है। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एक हद है, इस्लाम में जिसे महरम कहते हैं और साइंस में जिसे इंसेस्ट कहते हैं।
लेकिन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं जिसके रिजल्ट्स में सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। मैंने एड्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कॉन्डम का यूज़ एड्स को रोक देता है और हमारे पास ऐसा एविडेंस भी मौजूद नहीं जो एड्स को होमोसेक्सुअलिटी के साथ एक्सक्लूसिव करता हो। यहाँ एक सवाल इमर्ज होता है उन लोगों के लिए जो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। अगर सवाल को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या एक होमोसेक्सुअल के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो हेट्रोसेक्सुअल बन जाए। एक्चुअली कुछ थियोरेटिकल तरीके हैं लेकिन मैं उन्हें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उनकी प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है, जैसे कि कन्वर्जन थेरेपी विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। आई कंडेम कन्वर्जन थेरेपीज़। लेकिन सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन को ख़त्म करना निहायत ईजी है। आप प्यार को या लव को एक स्पेक्ट्रम की तरह ऑब्ज़र्व करें। उस स्पेक्ट्रम में कुछ फैक्टर्स हैं जैसा कि फेशियल फीचर्स या बॉडी फीचर्स या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या वॉइस या फैसिलिटीज़ या ऑरा या करिश्मा। इस स्पेक्ट्रम में वो सब है जिसकी तरफ आप पॉसिबली अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी एक फ़ीचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे सेक्सुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, उस स्पेक्ट्रम में एक एनॉमली आ जाएगी जिसे आपका ब्रेन एज लव प्रोसीड करेगा। आपने सिर्फ उस एनॉमली को अकर होने से बचाना है, जिसके लिए आपका ये इरादा करना ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को कॉन्शियसली सेक्सुअलाइज नहीं करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन जब आप इस पर मज़ीद गौर करेंगे यू विल फाइंड आउट कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इन कंक्लूजन मेरी रिसर्च के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ एक डेवियंस है, एक डिज़ायर, जिसे ये कहकर जस्टिफाई करना कि होमोसेक्सुअल्स पैदा होते हैं निहायत ही गलत है। हमारे दिमाग में एंटीना नहीं लगा हुआ कि जो सिर्फ उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जिनके पास पीनस है या जिनके पास वेजाइना है या जिनके पास दोनों हैं, बल्कि हम क्वालिटीज़ या फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन फीचर्स को सेक्सुअल अट्रैक्शन बनने में हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी सोशलाइजेशन अहम रोल अदा करती हैं। अगर हम बच्चों को बचपन में ही सिखा देंगे कि सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना गलत है तो वो इस अट्रैक्शन को कभी सेक्सुअलाइज नहीं करेंगे। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि अगर एक बच्चा या एक नॉन कंसेंट सेम जेंडर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो भी रहा है तो इसमें क्या गलत है। लव इज़ लव। मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। अगर एक बच्चा अपने बहन भाई की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है तो क्या ये भी लव है। वी हैव सीन केसेस। या अगर एक बच्चा ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स के चलते अपने ऑपोजिट जेंडर पेरेंट की तरफ अट्रैक्शन शो करे तो क्या ये भी लव है। या एक बालिग बच्चा पीडियोफिलिया के चलते माइनर्स की तरफ अट्रैक्शन शो करे, या एक छोटी बच्ची सोशल मीडिया या मूवीज़ से इन्फ्लुएंस होकर किसी एडल्ट की तरफ अट्रैक्शन शो करे, क्या ये सब भी लव है। हमें ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी है कि शायद आप लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो या लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा भी पॉसिबल है आप किसी जानवर की तरफ अट्रैक्ट हो या किसी माइनर बच्चे की तरफ। और आपने ही बच्चों को गाइड करके रखना है कि अट्रैक्शन को सेक्सुअलाइज नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सपोज़ करें कि आपका बेटा लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसने ये आपसे डिस्कस करने की बजाय इंटरनेट पर सर्च कर दिया, उससे तमाम वीडियोस और कम्युनिटीज़ यही कहते हुए मिलेंगी कि होमोसेक्सुअलिटी में कुछ बुराई नहीं। लेकिन अगर वो आपसे शेयर करता है और आप उसे एटलीस्ट मेरी वीडियो भी दिखा दें या खुद समझा दें कि बेशक इसमें बुराई नहीं, लेकिन हर अट्रैक्शन को सेक्सुअलाइज करना बुराई है, आप उसे समझाने में कामयाब हो गए कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिज़ायर ही है, वो खुद ही समझ जाएगा कि उसे किस तरह रिएक्ट करना है व्हेन एवर ही फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स मेल। मैं बचपन में बल्कि अभी भी फ़ीमेल चीतास, फीमेल टाइगर्स या फीमेल लाइन्स की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ या फीमेल कैट्स की तरफ। अगर मैं इस अट्रैक्शन को
सेक्सुअलाइज करना शुरू कर दूं या फीमेल लाइंस की पिक्स देखकर उन्हें फैंटिसाइज करके मैस्टरबेट करना शुरू कर दूं, तो क्या ये भी नेचुरल वेरिएशन ही डिक्लेयर होगा? नहीं, क्योंकि मोरली इट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली हमें अपने बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी बेशक अपने आप में गलत ना हो, लेकिन इसकी कोई हद नहीं और इसका बाय प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी का सबूत मिलता है, जैसा कि हिस्टोरियंस का कहना है कि हारून अल रशीद का बेटा गे था या कुछ मुस्लिम शायर भी गे थे, जिसका एतराफ़ उन्होंने अपनी शायरी में किया। मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम हमारे नबी के विसाल तक मुकम्मल हो चुका था। अब अगर एक इंसान जिसने दाढ़ी रखी है या खिलाफत से ताल्लुक़ रखता है या मुस्लिम शायर है और कोई ऐसा काम करता है जो कि इस्लाम में हराम है, तो उस इंसान का ऐसा प्रोहिबिटेड काम करना उसे इस्लाम का हिस्सा नहीं बना देगा। अगर मुस्लिम्स ने हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी को परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये नहीं कि होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में अलाउड है या इस्लाम का हिस्सा है। वो सिर्फ हिस्ट्री का एक फैक्ट है, एक डिस्गस्टिंग फैक्ट। आई होप कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड आपके तमाम सवाल क्लियर हो चुके होंगे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को पाकिस्तान और इस्लाम में नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फवाद खान का कपूर एंड सन्स मूवी में गे कैरेक्टर प्ले करना, अली सेठी का पैनसेक्सुअल निकलना जिसे मैं गे ही कहूँगा, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पेमरा जैसा इदारा होते हुए भी बरज़ख जैसा ड्रामा बनना, ये रीज़न्स इनफ थी इस इशू को, इस कंसर्न को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचानी है। वेल, ईरान होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है। वेल यस, ईरान होमोसेक्सुअलिटी को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है, जो कि मेरी सेकंड वीडियो का टॉपिक होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।